हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक। इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हड़प्पा सभ्यता। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इसीलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। हड़प्पा सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं। नंबर 1 सिंधु घाटी की सभ्यता, नंबर 2 कांस्य युगीन सभ्यता और नंबर 3 पर आता है नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक एक बिंदु की आगे चलकर व्याख्या करेंगे। क्यों इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, क्यों इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी। तो सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी और 1924 एडी में मार्शल महोदय ने इसे हड़प्पा नाम दिया था। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु नदी के किनारे विस्तारित क्षेत्रफल के कारण इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इसके जितने भी प्रारंभिक स्थलों की खोज हुई, जब प्रारंभ में खुदाई हुई तो जितने भी पार्ट मिले शुरू में, वो अधिकतर कहाँ मिले? सिंधु नदी के किनारे। इस कारण मार्शल महोदय ने इसे क्या कहा? इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर नगर थे वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए। अब आपका दूसरा आता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को कांपर का तो ज्ञान पहले से ही था। इन्होंने एक काम और किया कि कांपर में टिन को मिला दिया। 1:2 में आप लोग देख सकते हैं, 1:2 में, यानी 1 भाग कांपर का रहता था तो 2 भाग टिन का रहता था। और इससे मिलकर जिस धातु का निर्माण होता था उसे क्या कहा जाता था? उस धातु को हम लोग कांस्य के नाम से जानते हैं, कांसे के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया गया। अब आपका तीसरा आता है, कि इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया। नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया कि यहाँ यह जो सभ्यता थी यह पूरी तरह नगरों में बसती थी। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वह पूरी तरह नगरों में बसती थी। अगर हम कल्पना करें कि आज से इतने हजार वर्ष पूर्व आधुनिक तरीके से नगर बसे हुए थे, तो इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ये तो बात हो गई सिंधु सभ्यता के नामकरण की। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। अब हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर में जो इसका विस्तार था वो मांडा था। इसका सबसे जो उत्तरी इलाका था वह मांडा था। और ये जो आपका मांडा है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो आप लोग ऑप्शन क्या करेंगे? चिनाब नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब आपका आता है कि दक्षिण में सबसे दक्षिणतम बिंदु था हड़प्पा सभ्यता का
इसे हम लोग जानते हैं दाइमाबाद, या इसे बहुत जगह भगत राव भी लिखा मिलेगा, इसे भगत राव के नाम से भी जाना जाता है। तो जो दक्षिणी बिंदु था दाइमाबाद, ये ताप्ती नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? ताप्ती नदी के किनारे। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। तो जो इसका पश्चिमी स्थल था वो सुतकांगे डोर था। क्या था? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर जो था वो दास्क नदी के किनारे स्थित था। इसका जो पूर्वी बिंदु था वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आधुनिक मेरठ में स्थित था और ये हिंडन नदी किनारे स्थित था। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें तो वनडे एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को कभी मिस ना करें। बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी उस समय, जो पूरी की पूरी सभ्यता बसी हुई थी वो त्रिभुजाकार बसी हुई थी। त्रिभुजाकार बसी हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो लगभग 1/3, यानी प्रेजेंट जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है उसका लगभग 1/3 इसका क्षेत्रफल था हड़प्पा सभ्यता का। अब हम आगे बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या थी? सबसे पहले हम बात करेंगे इमारतों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की सड़कों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि जल निकासी की कैसी व्यवस्था थी, और इसके बाद हम बात करेंगे कि सामाजिक संरचना कैसी थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमारतों के बारे में। तो जो यहाँ की इमारतें हैं वो सामाजिक विषमता को दर्शाती हैं। जो यहाँ के नगर पाए गए हैं उन नगरों में ज़्यादातर व्यवस्था है कि वहाँ 2 बस्तियाँ पाई गई हैं। 2 बस्तियाँ पाई गई हैं। एक बस्ती ऊंचे टीले पे पाई गई है और एक नीचे पाई गई है। तो ऐसा अनुमान लगाया है लोगों ने कि जो ऊंची बस्ती थी वहाँ पर राजा रहता होगा और उसके ऑफिसर वगैरह रहते होंगे, यानी उसके सामंत वगैरह जो उसके यहाँ कार्य करते होंगे, पुरोहित वर्ग हो गया, अधिकारी वर्ग हो गया, ये लोग रहते होंगे। और ये जो निचले स्थल पर बस्ती थी यहाँ वो लोग रहते होंगे जो मतलब प्रजा होगी, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, या जो उद्योग धंधों वाले लोग होंगे वो कहाँ रहते होंगे? यहाँ नीचे। तो ये क्या बात हो गई इमारतों की। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ की सड़कें कैसी थीं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जो यहाँ की सड़कें थी वो वर्तमान में जो सड़क व्यवस्था है इससे भी अच्छी थी। इससे अच्छी इसलिए थी कि प्रत्येक नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति हमें चंडीगढ़ में देखने को मिलती है। जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जो मुख्य मार्ग हुआ करता था, मुख्य मार्ग की जो चौड़ाई होती थी वो 9 मीटर हुआ करती थी। इसकी जो चौड़ाई थी वो 9 मीटर हुआ करती थी। और जो सहायक मार्ग होते थे गलियां वगैरह, तो उनकी जो चौड़ाई थी वो 3 मीटर हुआ करती थी। तो ये तो था सड़कों का प्रकार। सड़कें पक्की नहीं थी, सड़कें कच्ची बनाई जाती थी, लेकिन जो सड़कों के किनारे नालियां बनाई गई थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ये तो हो गई सड़कों की बात। अब हम आते हैं कि जल निकासी की कैसी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत ही उन्नत किस्म की थी। अर्थात जल को बाहर नगर से निकालने के लिए बड़ी ही समुचित व्यवस्था की गई थी। ये जो सड़कें बनाई गई थीं तो सड़कों के किनारे किनारे पक्की नालियां बनाई गई थी। जो बारिश का पानी है या जो घरों का पानी है वो सुव्यवस्थित रूप से नगर से बाहर निकल जाए, इसके लिए बड़ी ही उत्तम व्यवस्था की गई थी नालियों की। तो
हम सार के रूप में कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत ही सुंदर थी। अब आपका तीसरा आता है सामाजिक संरचना। हड़प्पा में सामाजिक संरचना कैसी थी? इसके बारे में कोई ठोस तथ्य तो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बस्तियों के आधार पर माना जाता है कि सामाजिक विभाजन था यहाँ पर, क्योंकि दो नगरों के मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक जगह पर राजा का महल रहा होगा और वहाँ उसके अधिकारी अधिकारी रहे होंगे, पुरोहित रहता होगा, या जो मतलब राजा की सेवा करने वाले लोग थे वो रहते होंगे। दूसरी जगह पर साधारण जनता रहती होगी। इससे एक और प्रमाण मिला है कि सामाजिक विभाजन इस प्रकार था कि जो समाज था वो के आधार पर नहीं बटा था, बल्कि सामाजिक विभाजन दूसरे प्रकार का था। इसमें क्या था? आपका मजदूर वर्ग हो गया, पुरोहित वर्ग हो गया और योद्धा वर्ग हो गया। इस प्रकार सामाजिक सामाजिक विभाजन था। सामाजिक संरचना इस प्रकार थी, कोई जाति विभाजन नहीं था। वर्ग इस प्रकार बटे थे: योद्धा वर्ग, पुरोहित वर्ग और मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग। इस हिसाब से ये लोग बटे हुए थे। तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कैसा था। अब जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो था वो बहुत ही उत्तम कोटि का था। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था अत्यंत ही उत्तम कोटि का था। हड़प्पा सभ्यता की उन्नति का सबसे बड़ा कारण उन्नत कृषि व व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यापार पर डिपेंड थे। कृषि तो करते थे, उन्नत टाइप की खेती करते थे, लेकिन उनका मुख्य पेशा क्या था? उनका मुख्य पेशा क्या था? व्यापार करना। उनका मुख्य पेशा क्या था? व्यापार करना। अब एक बात और यहाँ पर है कि क्या कोई हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा प्रचलित थी? तो मुद्रा तो प्रचलित नहीं थी। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का ही उपयोग करते थे ये लोग। किसका प्रयोग करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। लेकिन इनके पास सोने की स्वर्ण मुद्राएं भी थीं। इन लोगों के पास सोने की मोहरें भी थीं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। व्यापार किस प्रकार का होता था? व्यापार दो प्रकार का होता था। पहला तो होता था कि देश ही के अंदर होता था। देश ही के अंदर होता था मतलब एक नगर का दूसरे नगर के साथ व्यापार। दूसरा होता था विदेशों के साथ व्यापार। जी हाँ, उस जमाने में भी ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे। जिन देशों से व्यापार करते थे उनमें अनेक सभ्यताएं थीं, जैसे इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और कुछ सेंस में हम लोगों को देखने को मिलता है कि चीन की सभ्यता के साथ भी लोग व्यापार किया करते थे। तो ऐसा कैसे अनुमान लगाया गया कि ये विदेश से भी व्यापार करते थे? फारस की खाड़ी से हमें कुछ मोहरें मिली हैं। फारस की खाड़ी से हमें कुछ मोहरें मिली हैं। वे मोहरें इस प्रकार की हैं जैसी मोहरें उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रचलित थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। इसका मतलब है ये लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई तो उसमें बहुत से साक्ष्य मिले। हम उनमें से प्रमुख साक्ष्यों की बात कर लेते हैं कि क्या क्या साक्ष्य मिले जिनके आधार पर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना कि कैसा इसका सामाजिक विभाजन था, कैसा इसका व्यापार था, कैसी इसकी कृषि थी, या ये लोग कैसे रहते थे, कैसे इनके भवन थे, क्या क्या चीज़ें थीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहरों की। यहाँ की जो मोहरें पाई गई हैं वो किस प्रकार थी? तो पहले नंबर एक, मोहरें आयताकार फॉर्म में थी। मोहरें आयताकार फॉर्म में थी और मोहरें वर्गाकार फॉर्म में भी थी। आयताकार फॉर्म में भी थी और वर्गाकार फॉर्म में भी थी। जो अधिकतम मोहरें प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार प्रकार की प्राप्त हुई हैं, अर्थात वर्गाकार प्रकार की मोहरों की अधिकता थी। जो मोहरों का प्रचलन था वो वर्गाकार टाइप की मोहरों का प्रचलन अधिक था।
हालांकि हमें आयताकार मोहरें भी देखने को मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में। इन मोहरों पर विभिन्न जानवरों के चित्रों का उत्कीर्णन किया जाता था। मोहरों पर हमें अनेक जानवरों के चित्रों का उत्कीर्णन देखने को मिलता है, जिसमें एक श्रृंगी बैल हो गया, हाथी हो गया, बकरी का चित्र हो गया, ये अनेक चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो से हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, उन पर हमें पशुपत शिव का भी अंकन मिलता है। हमें उन मोहरों पर पशुपत शिव, यहाँ पशुपत शिव का मतलब है कि भगवान शिव, वहां पर हमें भगवान शिव का भी उत्कीर्णन देखने को मिलता है उन मोहरों पर। अब हम आते हैं नगर मोहनजोदड़ो पर कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्नानागार की। हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है, खोजकर्ताओं ने हमें बताया है, ऐसा बताया है कि ये स्नानागार उस समय के लिए था जब कोई सार्वजनिक रूप से त्यौहार होता था या कोई सार्वजनिक महोत्सव होता था, तो लोग सामूहिक रूप से स्नान करने जाते थे। तो इसके लिए ये विशाल स्नानागार बनवाया गया था, ये बहुत बड़ा था। दूसरा था विशाल अन्नागार। अन्नागार उस समय की सबसे बड़ी, सबसे विशाल इमारत मानी जाती है। जो अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इस अन्नागार में क्या किया जाता था? इस अन्नागार में अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। जैसे कहीं अकाल पड़ जाए तो उस अन्न का उपयोग आगे आने वाले दिनों के लिए किया जा सके। आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान समय में भी ऐसी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाती है कि अगर भारत में कहीं सूखा पड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो आगे आने वाले कई सालों तक सरकार हम लोगों को जीवित रहने के लिए समुचित रूप से भोजन उपलब्ध करा सके। तो इसी प्रकार उस समय भी ऐसी व्यवस्था रही होगी। तीसरा है नर्तकी की मूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये कांसे की मूर्ति मिली है, कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आप लोगों का आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपका दूसरा नगर आता है चौंदड़ो। चौंदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? चौंदड़ो से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। हमें एक जगह से कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। और हमें जो दूसरी चीज मिली है वो मिली है लिपस्टिक। लिपस्टिक यानी लाली, जो वर्तमान समय में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त की जाती है, वही लाली। तो आप लोग सोच सकते हैं कि महिलाएं उस समय भी मॉडर्न रही होंगी, उस समय भी वो लाली का उपयोग करती थी। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितना समृद्ध जीवन जी चुके हैं। हम लोगों से कितना पहले कितना समृद्ध जीवन जीते होंगे वो लोग। और यहाँ से क्या मिला है? चौंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। हम लोगों को चौंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना का अर्थ है कि मोहरे बनाने का कारखाना। यहाँ पर मोहरे बनाने का कारखाना मिला है। और आपका जो चौंदड़ो था, ये चौंदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा था। अब इससे आगे हम लोग बात कर लेते हैं लोथल की। इससे आगे अब हम लोग लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थल था। लोथल का इतना महत्व था कि इसे खोजकर्ताओं ने लघु हड़प्पा का भी नाम दिया है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है? तो आप लोगों का सही आंसर होगा लोथल। लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से हमें गोदीवाड़ी बंदरगाह मिला है। गोदीवाड़ी बंदरगाह क्या होता है? गोदीवाड़ी बंदरगाह ऐसा बंदरगाह होता है जहां पर से
जहाज़ों का निर्माण जल में तो होता नहीं है, जहाज़ों का निर्माण स्थल पर होता है। तो जहाज़ों का जब निर्माण जहाज़ का जब निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो जहाँ से जहाज़ जल में उतारा जाता है, तो ऐसे स्थान को गोदीवाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ से गोदीवाड़ी बंदरगाह के साक्ष्य में मिले हैं। दूसरा, हमें लोथल से ही फारसी मोहरें मिली हैं। लोथल से हमें जो फारस की सभ्यता में मोहरें प्रचलित थी, वह हमें लोथल से मिली हैं, जिससे यहाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों से भी व्यापार किया करते थे। और तीसरा जो आपका है वो है मिस्र की मम्मी। मिस्र में क्या होता है, हमारे यहाँ जब लोगों की डेथ हो जाती है, तो या तो हम उन्हें दफना देते हैं या तो हम उन्हें जला देते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार उनका अंत्योष्ट संस्कार कर देते हैं। लेकिन मिस्र में क्या है कि मिस्र में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति की जो डेड बॉडी होती है, उसे तेल मसालों से लैस करके उसकी मम्मी बना दी जाती है, तो वो कई हजार वर्षों तक सुरक्षित रहती है। तो ऐसी ही मम्मी मिली है कहाँ से? लोथल से। तो ऐसा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि मिस्र का कोई व्यापारी भारत आया होगा और भारत में ही उसकी डेथ हो गई होगी, तो यहीं पर उसकी मम्मी बना दी गई होगी। अब आपका आता है कालीबंगा। कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है, जो वर्तमान में आपका राजस्थान राज्य है, वहाँ आपका पड़ता है कालीबंगा। कालीबंगा से हम लोगों को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग उस समय भी खेत की कैसे जुताई करते हैं, से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से हमें अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत यानी ईंटों पर नक्काशी की गई है। इमारतों को बनाने के लिए ईंटों पर नक्काशी करते थे और सुंदर भवन बनाते थे। इसके लिए ईंटों पर नक्काशी भी की गई है। अब आता है आपका धौलावीरा। धौलावीरा से हम लोगों को खेल का मैदान प्राप्त हुआ है, शतरंज का बोर्ड प्राप्त हुआ है, तथा यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली का भी पता चला है। खेल का एक विशाल मैदान प्राप्त हुआ है। तो लोग अनुमान लगाते हैं कि उस जमाने के भी लोग खेल के शौकीन रहे होंगे और एक अपना निश्चित समय पर खेलों का आयोजन होता होगा और अपनी दैनिक दिनचर्या में भी खेलों को समाहित किए होंगे। दूसरा आता है शतरंज बोर्ड का मिलना। तो शतरंज बोर्ड जब मिला है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस जमाने के लोग भी कहीं न कहीं शतरंज के बारे में जानते होंगे। और यहाँ की जो जल प्रबंधन प्रणाली है, वह अत्यंत ही उत्तम कोटि की मिली है। जो जल प्रबंधन प्रणाली है, वह अत्यंत ही उत्तम कोटि की यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलती है। अब आपका नेक्स्ट आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सुरकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर आप लोगों को मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से आप लोगों को घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। आपका नेक्स्ट आता है रंगपुर। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। अर्थात धानों की जब कुटाई की जाती है, तो उस कुटाई के बाद जो उसका ऊपर का छिलका अलग हो जाता है, उसी छिलके के ढेर कहाँ मिले हैं? रंगपुर में मिले हैं। और कच्ची ईंटों का दुर्ग यानी कच्ची ईंटों का भवन भी बना हुआ मिला है। अर्थात कहा जा सकता है कि उस जमाने में पक्की ईंटों के घर तो बनाए ही जाते थे, साथ ही कच्ची ईंटों के भी घर बनाने की प्रथा प्रचलित थी। और आपका आता है मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। आपको रंगपुर से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। नेक्स्ट आपका आता है बनावली। बनावली से आपको पकी हुई मिट्टी से बना एक हल प्राप्त हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि जब हल से खेतों की हम लोग जुताई करते हैं, हल से खेतों की जुताई की जाती है, वही उसी हल की आकृति
मिली है बनावली से, लेकिन महल किस चीज का बना हुआ है? पकी हुई मिट्टी का हल बना हुआ है वो, जिसकी हमें प्राप्ति कहाँ से हुई है? बनावली से प्राप्ति हुई है। अब आपकी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो उन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका पहला आता है हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज करता है वो दयाराम साहनी जी को माना जाता है। आपका नेक्स्ट आता है मोहनजोदड़ो। 1922 में राखल दास बनर्जी जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, अर्थात राखल दास बनर्जी जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट आपका आता है रोपड़। तो 1953 से 55 के बीच यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में रोपड़ की खुदाई की गई थी। अगला आपका आता है लोथल। 1954 से 55 के बीच लोथल की खुदाई यस राव द्वारा की गई थी। तो आपको इसके उत्खननकर्ता और इसका किस वर्ष उत्खनन हुआ ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कई बार आप लोगों से यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस स्थल की कब खुदाई की गई और किसके द्वारा की गई। नेक्स्ट आपका आता है कालीबंगा। जो कालीबंगा की खुदाई की गई थी वो बीबी लाल द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1961 से 1969 के बीच की गई थी। अगला आपका आता है रंगपुर। रंगपुर की खुदाई 1934 से 1935 के मध्य यस वत्स द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका आता है चौंदड़ो। एनजी मजूमदार द्वारा 1931 में चौंदड़ों की खुदाई की गई थी। इसी प्रकार सुरकोटदा जेपी जोशी जी द्वारा 1964 में सुतकोटदा की खुदाई की गई। फिर आपका आता है बनावली आर.एस. बिष्ट द्वारा 1974 से 77 के बीच। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है आलमगीरपुर। तो यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा 1958 में इसकी खुदाई की गई। फिर आता है कोट दीजी। तो फजल अहमद खान द्वारा 1957 से 58 के मध्य इसकी खुदाई की गई। सुतकांगेड और आर.एल. स्टाइन द्वारा 1927 में इसकी खोज की गई। मांडा जेपी जोशी द्वारा 1982 में इसका उत्खनन किया गया। बालाकोट जॉर्ज एफ डेल्स द्वारा 1973 से 76 के मध्य इसकी खुदाई की गई। अगला आपका आता है धौलावीरा जेपी जोशी द्वारा 1967 से 68 के बीच इसकी खुदाई की गई। नेक्स्ट आप लोगों का आता है मीताथाली। सूरजभान द्वारा 1968 में इसकी खुदाई की गई। आपका परीक्षा की दृष्टि से अंतिम और महत्वपूर्ण आता है राखीगढ़ी। सूरजभान जी द्वारा 1969 में राखीगढ़ी स्थल की खुदाई की गई। ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न बना देता है कि किस स्थल की कब खुदाई की गई या किस उत्खननकर्ता के द्वारा की गई। अब आपका आता है कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। तो आप लोगों को आंसर क्या करना है? सिंधु नदी। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को हम देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में कई बार आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनकर आते हैं। पहला आपका आता है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। सेकंड आप लोगों को आता है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तीसरा आपका आता है रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित था, जिसे हम लोग घाघरा के नाम से भी जानते हैं। लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है इसके बाद आप लोगों का आ जाता है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर आप लोगों का सादी कौर नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। जी हाँ दोस्तों, ये वही आलमगीरपुर है जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था और जो आधुनिक मेरठ में स्थित था। अगला आप लोगों का आता है रंगपुर। रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित था। और अगला आता है कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अब आप लोगों का अगला आता है चहुंदड़ों। चहुंदड़ों है परीक्षा के लिहाज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चहुंदड़ों आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला आपका आता है बनावली। बनावली आप लोगों का सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। अगला आपका आता है मांडा। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। दैमाबाद या दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। आमरी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। परीक्षा के लिहाज से ये सारे फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप लोग इन्हें कई बार देख लीजिए। आप लोगों का ये फैक्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार में क्लियर हो जाए बहुत अच्छा है। एक बार में क्लियर नहीं होता है, आप लोग 2 बार देख लीजिए, 3 बार वीडियो देख लीजिए, लेकिन आप लोगों को इन्हें छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में कई बार बनते हैं। आपका हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था आमरी। आमरी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और जो आपका अंतिम स्थल है राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी घग्घर नदी के किनारे स्थित था। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज हम लोगों ने पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया है, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आशा करता हूं कि अगर यह पूरा वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए देखते हैं और आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।